Hello students, good morning. Welcome back to our new video. And in this video session we are going to practice active voice and passive voice. This chapter reminds you grammar things, and especially in this video we are going to learn how do you make sentences, and most importantly make sentences with tense and active passive voice. With an instance, if I start telling you that, if I say that I drive my truck, so, or I say I drive my car. So in this sentence, I drive my car, is just like subject is at its place and object is at its place and the verb is in its form, like which is required for particular tense. तो अगर हम बात करते हैं, अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं कि जैसा हमें एक सेंटेंस लेना है कि हम एक कार चलाते हैं, हम एक ट्रक ड्राइव करते हैं. तो इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस देयर इज अ वर्ड विच इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ देयर आई ड्राइव माई ट्रक. सो आई जो है वो सब्जेक्ट है और वो प्रोनाउन है. यू कैन से दैट कि हम किसी की बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है, और ड्राइव करते हैं ट्रक को, तो ड्राइव मेन वर्ब हो गया. और माई ट्रक, योर ट्रक, हिज ट्रक, माई कंपनीज ट्रक, that transport company's truck, any sentence whichever you can say. एक सेंटेंस होता है, उसकी फ्रेमिंग में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स इन द सेंस कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इन सबको हमने स्टडी किया हुआ है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, इस टेबल में हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टाइप्स लिख रखे हैं. तो इस टेबल से हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है. देखो स्टूडेंट्स, आप किसी भी राज्य से हो सकते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री, इंडिया और एनीवेयर, बट आपके मन में ऐसा होता है कि हम इंग्लिश के सेंटेंसेस फ्रिक्वेंटली क्यों नहीं बना रहे हैं, या हमने जो भी सोचा वो ज़रूरी नहीं कि हम सेंटेंस देख के ट्रांसलेट करें. हम कई बार फीलिंग्स के ज़रिए ट्रांसलेशन करते हैं. जैसे कि हम कई बार सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट नहीं बोलते. कई बार हम, जैसे कि दूध ख़त्म हो चुका है, तो आपको अब दूध खत्म हो चुका है, वो जो दूध था, जो मिल्क था, वो खुद ही खत्म हो चुका है, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट था बट वो सब्जेक्ट की तरह यहाँ सबसे पहले बोला जा रहा है. कई बार कहते हैं कि ट्रक लड़ गया है, एक्सीडेंट हो चुका है, लोगों को ले जाया जा रहा है, पब्लिक परेशान है, आसमान से हेल्प किया जा रहा है, उधर हेलीकॉप्टर से पैकेट गिराया जा रहा है, और बाढ़ से लोगों की चिंता बहुत बढ़ चुकी है. मीन्स कैसे भी सेंटेंस होते हैं तो आप वहाँ सोचने नहीं बैठते हो कि हम सब्जेक्ट पहले बोलें कि वर्ब पहले बोलें कि ऑब्जेक्ट. तो इन सब की प्रैक्टिस के लिए हमें ये समझना होगा कि सेंटेंस हैं कितने टाइप के, और अगर मान लो वो सेंटेंस किसी टेंस से बिलोंग करता है तो आप उसके टेंस के फॉर्मूले से करेंगे. एंड अगर सेंटेंस किसी भी टाइप का है तो हमें उसका टेंस या फिर टाइप चेक करना होता है, जिसके लिए हमने एक फॉर्मूला पहले आपको बता रखा था. उस फॉर्मूले का है नाम SSTF. ये फार्मूला जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस फार्मूले से आप चेक कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस. पहले तो स्कैन करना होता है सेंटेंस है किस टाइप का. स्कैन द सेंटेंस, देन फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है. देन फाइंड आउट द टाइप, कि वो कहीं सिंपल सेंटेंस है या नेगेटिव है या क्वेश्चन है जिसे हम इंटरोगेटिव बोलते हैं, या कहीं वो किस टाइप का सेंटेंस है, वो यहाँ पे चेक किया जाएगा. और उसके बाद फार्मूला अप्लाई, फिर उसी टाइप का फार्मूला उसमें अप्लाई कर देंगे. ये इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, आप उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं. तो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा सेंटेंस हो, वो एक्टिव पैसिव टाइप का भी हो सकता है, या तो एक्टिव होगा या पैसिव. एक्टिव रहेगा तो उसकी क्या पहचान है, सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, मेन वर्ब अपनी जगह पे होगा, वो जिस तरह का टेंस है, जैसी रिक्वायरमेंट है, वो उस सेंटेंस का उस टेंस के जरिए उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, और उसका जो फ्रेमिंग है उस टेंस की तरह होगा, जैसा टेंस वैसा वो सेंटेंस. तो वहाँ पे वो होता है एक्टिव वॉइस. जैसे आप कोई भी सेंटेंस टेंस में बनाते हैं तो वो एक्टिव वॉइस होता है. वो डायरेक्ट एक सेंटेंस जहाँ पे सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा SVO. तो ये जो फॉर्मूला है SVO, तो जब मैं मेरी स्टडी का बताऊं आपको, कि जब मैं स्टडी कर रहा था इंग्लिश ग्रामर को लेके, कि मैं एक रिसर्च में लगा था कि हम कितना ज़्यादा इजी कर सकते हैं अपने लिए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे कि बाद में सबके लिए इजी हो सके. तो ऐसे में मैंने सोचा कि कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिसमें लोग बिना ज़्यादा सोचे ही उनको
फटाक से कैच हो जाए कि हाँ ये है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। तो कई बार कन्फ्यूजन होता था ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, तो हमने इसमें एक फॉर्मूला क्रिएट किया। और जब आप फ्रेंड्स जब आप ज़्यादा सोचते हैं, जब आप डीप में जाते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन आपको नए नए फार्मूलों से मिलाता है। तो ऐसा ही एक फार्मूला यहाँ मुझे मिला और उस फार्मूले को मैंने नाम दिया सेवलॉन फार्मूला। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में, किसी भी जगह पे, किसी की भी डायरी में, बिकॉज कुछ फार्मूले यहाँ पे मैंने खुद बनाए हैं और वो फार्मूले काफ़ी काम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एक ही बार में समझ जाते हैं कि इस सेंटेंस का क्या हो सकता है इस फार्मूले से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवलॉन, आपने देखा होगा डेटॉल, सेवलॉन, ये सब क्लींजर सोप होते हैं जहाँ पे हम किस हाथ धोने के लिए अपने शेविंग के बाद यहाँ पे यूज़ करते हैं सेवलॉन सोप को। सेवलॉन सोप एक नाम है सेवलॉन, आप सब जानते हैं, लेकिन सेवलॉन फार्मूला यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ग्रामर से कैसा हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे पहला वाला हमको लेना है, दूसरा हमको छोड़ना है, फिर एक लेना है और एक छोड़ना है, फिर एक लेना है और एक छोड़ना है। यानी हमने सेवलॉन से SVO को निकाला। फर्स्ट को पकड़ो, सेकंड को छोड़ दो, थर्ड को पकड़ो, फोर्थ को छोड़ो, और फिफ्थ को पकड़ो, सिक्स को छोड़ो। 6 लेटर हैं इसमें। तो इसके बाद आपका ये क्लियर हो जाता है कि SVO यानी सेवलॉन फार्मूला से SVO आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये सेवलॉन से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत हिंदी मीडियम से आते हैं, उनको कुछ ना कुछ सिंपल चाहिए तभी वो उस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसे में हमने सेवलॉन फार्मूला यहाँ पे बनाया, जिस सेवलॉन फार्मूला से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेट किया, जिससे हर किसी के मन में जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेके कन्फ्यूज़न हो, वो कि सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये कन्फ्यूज़न सॉल्व हो जाए। अभी आपको ये बता दूं कि ये जो सेंटेंस है, किसी भी तरह का टेंस हो, कि कोई भी टेंस हो, आप उसमें यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट पहले आता है सबसे पहले, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब इस सेंटेंस को ले लेते हैं कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, एक्टिव का पैसिव, तो एक्टिव का पैसिव का मतलब, देखो फ्रेंड्स, कई बार आपको एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूँ, आप खुद भी कर सकते हो ऐसा। आपने अपने राइट हैंड से अपना लेफ्ट ईयर को ऐसा पकड़ा, तो आपने लेफ्ट ईयर को ही पकड़ा है, बट आपने आगे से पकड़ा है। और इसी चीज़ को अगर हम ऐसा पकड़ें, तो हम अपने इसी हाथ से इस कान को पीछे से भी ऐसे पकड़ सकते हैं। यानी हम अगर किसी बात को डायरेक्टली कह रहे हैं, तो उसी बात को हम घुमा के भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा कि मैं मेरा ट्रक चलाता हूँ, जो हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया था उसी की बात करते हैं, मैं मेरा ट्रक चलाता हूँ। और अगर मैं इसी बात को मैं मेरा ट्रक चलाता हूँ, और यहाँ पे अगर हम मेरा ट्रक को पहले बोलें, मेरा ट्रक चलाया जाता है मेरे द्वारा, तो यही सेंटेंस आपको इस तरह से एक वर्ड द्वारा लगा के घुमा के बोला जाता है। तो वही आपको टेक्निक सीखना है कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में कैसे बदलें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम में गलतियां कर देते हैं, 10th और 12th के एग्ज़ाम में, स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ाम में। उनको क्लियर कट कैसे रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ सब्जेक्ट को शिफ्ट करना है। और सब्जेक्टिव केस में, जैसे ये अगर आई है, इधर जाके ये मी होने वाला है। इधर अगर ही है तो उधर जाके हिम होने वाला है। इधर अगर शी है तो उधर जाके हर होने वाला है। इधर अगर वी है तो उधर जाके अस होने वाला है। इधर अगर दे है तो उधर जाके देम होने वाला है। और इधर अगर यू है तो उधर यू ही रहने वाला है, यू का यू ही रहेगा। तो आपको ये 4, 5, 6 ही होते हैं सब्जेक्ट स्पेशल, जो उधर जाके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाते हैं। और आपको थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ पे रखना होता है दिमाग में कि आपको यहाँ पे ये जो आई है उसका उधर आई नहीं लिखना है, मी लिखना है। आपको ये समझना रहता है और इसे याद रखना होता है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट सबसे पहले, ये एक्टिव वॉइस है, और जो पैसिव वॉइस है उसमें आप इसे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे और सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में ले जाएंगे। यानी ये इस तरह से हो जाएगा, वो पहले हो जाएगा और यहाँ पे वर्ब और फिर हो जाएगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट इधर जाएगा, सब्जेक्टिव केस में जाएगा। ये ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर इधर जो भी कुछ है उधर आने पे सब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, और जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले
यहाँ पे जो सब ऑब्जेक्ट यहाँ गया है, चूंकि सब्जेक्ट यहाँ से चला गया, सिर्फ हमने इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि यहाँ जाने पे ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो अगर हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट अभी ऑब्जेक्ट बन गया उसके पहले हमें बाय लिखना होता है, और जो मेन वर्ब है उसमें हमें हमेशा थर्ड फॉर्म लिखना होता है, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस क्यों ना हो, उसमें अगर उसका पैसिव हुआ है तो उसमें वर्ब जो है अपने थर्ड फॉर्म में रहेगी। पैसिव की दो पहचान, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, दो वर्ड्स, पहला बाय, दूसरा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मान लो कि इस सेंटेंस में बाय नहीं भी होता है तो उसका थर्ड फॉर्म बता रहा होता है कि ये सेंटेंस पैसिव में है। तो आइए जानते हैं किसी एग्जाम्पल के जरिए। और इसका एक और बात इसमें जो आपको ध्यान रखनी है कि जो टेंस के सेंटेंस रहेंगे वो अपने कई बार अपने खुद के टेंस में चेंज होंगे, कई बार किसी और टेंस में जाकर चेंज होते हैं। वहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा डीपली सोचना है, एंड कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए उसे क्लियर कर सकेंगे। आप देखते रहिए और समझते रहिए। यहाँ पे एक सेंटेंस, मान लो किसी भी सेंटेंस को, कोई भी टेंस का सेंटेंस है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है मान लो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाता है। ये आपको एरो के ज़रिए मैं समझाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था, अभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। मान लो कोई सेंटेंस है जो पहले ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो उसका इस तरह की एरो बनाना है उसका, कि वो उसका एरो इस तरह से बनाना है आपको। फिर आपके मन में कंटिन्यूअस को लेके एक सर्कल आपके मन में रहेगा, और ये सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि ये जो प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस है वो उसी में चेंज होगा। यानी आपको ये सर्कल बार बार रिमाइंड करेगा कि अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो सेंटेंस उसी में चेंज होने वाला है। यानी आपको उसके लिए दूसरे टेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन इसमें एक नया वर्ड आपको यूज़ करना है जो इस बॉल के अंदर ही हम लिख रहे हैं, बीइंग। बीइंग वर्ड है जो आप इसे बिग साइज में भी ऐसा यहाँ पे लिख देता हूँ। बीइंग वर्ड इसमें यूज़ करना है अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन चेंजेस जो होंगे वो उसी में होंगे, यानी कि वो टेंस चेंज नहीं करेगा, ये उसी टेंस में चेंज होगा। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो जैसे कि पहले वाला था वैसे इसका भी चेंज अपने नेक्स्ट वाले में होगा, यानी इसके आगे वाले में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसे आप इस तरह से दिखा सकते हैं। और अगर सेंटेंस पहले ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है इसमें, तो इसका चेंजेस नहीं होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं नो चेंज। इस सेंटेंस में नो चेंजेस रहेंगे अगर ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। जैसे कि आपने देखा था इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ था, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में। और इसका अगर सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का, तो सेम वे में जैसा यहाँ पे हुआ था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वैसे ही इसका सेम वे में यहाँ पे होगा। एक नया वर्ड यहाँ भी बीइंग यूज़ किया जाएगा, BEING। एक बीइंग वर्ड यहाँ भी यूज़ होगा अगर सेंटेंस पहले से प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो उसमें हम बीइंग वर्ड यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद है ये थर्ड वाला, अगर इसका जैसे कि यहाँ पे देखा आपने एक सामने एरो जा रहा है नीचे, वैसे इसका भी एरो नीचे ही जाने वाला है, यानी इसका चेंज है इसमें होने वाला है। अगर इसका सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका चेंज होगा, ये आपको समझना है। और अगर सेंटेंस इस टेंस का है, मान लो सेंटेंस में हैड बीन लिखा हुआ है, यानी सेंटेंस इसमें इस टेंस का है, तो इसका भी चेंज नहीं होगा। और आपको ब्रैकेट में लिखना है नो चेंज। उसमें आपको रीजंस और दलीलें नहीं पेश करनी है कि क्यों, कहाँ, कैसे, कब, आपको खाली लिखना है नो चेंज। उसके बाद और क्यों हो सकता है वो बाद में रीज़न डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आगे देखिए फ्यूचर का इंडेफिनिट। अगर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है, सेम थिंग हैपन्स। आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको खाली ये एरो को ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में जाएगा इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस में जाएगा, इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस में जाएगा। तीनों का एक साथ ही आप सोच सकते हैं। कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट और पास्ट में तो चेंजेस होते हैं, लेकिन थर्ड वाले में याद रखना है कि उसका चेंजेस नहीं होगा। और इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे
नो चेंज। अगर सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, अगर सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, यानी अगर उस सेंटेंस में बी आ रहा हो तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे, जैसे कि विल बी, शैल बी, इसमें कॉमन रहता है। फिर अगर फ्यूचर सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट का, तो उसका चेंजेस उसके नीचे वाले में होगा, और अगर इसका सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसका चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे आप नो चेंज लिख सकते हैं। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है इस टॉपिक पे तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हों। ओके।